पिछले लेक्चर पे मोलरता से संबंधित बात हो रही थी, तो उस पर एक क्वेश्चन हमने लगवाया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं मोलरता से संबंधित। जैसे कीजिए, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए या ज्ञात करिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। और जबकि जल का घनत्व जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर यानी फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। हमको मोलरता निकालनी है। मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल M। ये हमको फाइंड आउट करनी है मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला है M इक्वल टू N/V। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब ये जो N नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ग्राम में और मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार, और इनटू आयतन जो है लिख दिया हमने लीटर में, यानी n के स्थान पर लिख दिया W/M। W वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का भार, और m डैश मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का अणुभार। अब यहाँ से देखिए W वेट, जिसको केमिस्ट्री में मास भी कहते हैं, वो मास 1 ग्राम, तो वेट 1 हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट m डैश, किसका मॉलिक्यूलर वेट, H2O जल का, तो H2O का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं, अणुभार m डैश। तो उसके लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, परमाणु भार 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता 16। ये कुल टोटल आ गया 18। तो m डैश के प्लेस पर रख दिए 18। वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है, तो 1 और मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, वो 1000 ऐसे हमने लिख दिया। 1 मिलीलीटर को चेंज किया तो 1000 से हमने डिवाइड किया, 1000 आपका ऊपर चला गया और 18 नीचे आया। यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो 55.5 आगे हम लगा देते हैं 6। ये आ गई शुद्ध जल की मोलरता, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब हम बात करते हैं मोलरता से संबंधित अन्य क्वेश्चन पर भी बात कर सकते हैं, या मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक, या मान लीजिए अगला हम कर लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है 0.2 m AlCl3 के 2 लीटर में क्लोराइड आयन के मोलों की संख्या बताओ, यानी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस इन 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m AlCl3, यानी 0.2 m AlCl3 के 2 लीटर में क्लोराइड आयन के मोलों की संख्या बताओ। तो आंसर देखिए, मोलरता का हमने फार्मूला रखा, तो मोलरता बराबर मोलों की संख्या और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से मोलरता हमारा 0.2 है,
और मोलों की संख्या n अपान जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया 0.2। अब ये 0.2 आ गया। अब इसके पहले आप देखिए AlCl3 के 1 मोल में क्लोराइड के 3 मोल हैं। जैसे AlCl3 को आप जब आयनित करते हो तो Al 3+ होगा और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो एल्युमिनियम आयन में टूटेगा और क्लोराइड आयन में टूटेगा। अब चूंकि इधर कंपाउंड है, कंपाउंड न्यूट्रल उदासीन है, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 है बाएं साइड में। तो एरो के दाएं साइड में भी चार्ज 0 होगा। तो 3+ तो यहाँ पर होना चाहिए 3-। ये 1- है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3- हो जाएगा। और ये 3+ तो 3 + 3 - इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये बैलेंस है इक्वेशन। तो आप देख रहे हो कि 1 मोल AlCl3 देता है 3 मोल Cl- और आपका कितना है 0.2 मोल, तो उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो लिख दिया चूंकि 1 मोल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड में Cl- क्लोराइड आयन के मोल वो है 3 यानी 3। अब यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड के कितने मोल आए हैं 0.2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 0.2 दैट इज 0.6। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मोलरता पर कंप्लीट हुआ। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई में हल्की सी मिस्टेक है, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया ये, और यहाँ भी हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आ जाएगा 1.2। करेंगे मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अब हम बात करते हैं मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक। मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मोलरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। जैसे पहला टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर पहला कारक ताप, कि अगर ताप में परिवर्तन कर दें तो क्या सॉल्यूशन की मोलरता चेंज होगी? तो हाँ, क्यों? क्योंकि ताप में जब परिवर्तन करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्यों? मोलरता का फार्मूला है N/V। मोलरता का N नंबर ऑफ मोल्स और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे आप किसी चीज़ को, पानी को गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बर्तन में 2 लीटर पानी है और आप उसको गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं
तो पानी ऊपर आने लगता है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। क्यों? क्योंकि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलरता वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, या एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। तो चूंकि मोलरता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, और ताप हम जब बढ़ाते हैं यानी ताप में वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करने से, ताप में वृद्धि करने से क्या बढ़ता है, वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ता है। ताप में वृद्धि करने से आयतन बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब आयतन बढ़ेगा तो आयतन मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से मोलरता घटेगी। घटती है, इसका मतलब मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा डाइल्यूशन यानी तनुता। डाइल्यूशन तनुता। अगर हम 1 बिलियन में जल मिलाते हैं यानी उसको तनु करते हैं, तो क्या मोलरता परिवर्तित होगी? तो इसके लिए देख लिया जाए तो तनुता का मतलब साधारण भाषा में विलयन को हल्का करना। हल्का का मतलब पानी की मात्रा को बढ़ा देना। तो अगर हम किसी विलयन में पानी मिला देते हैं तो पानी मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अच्छा, और अगर मान लीजिए हम किसी तरीके से उसमें से पानी कम कर दें, वॉल्यूम कम करेंगे तो मोलरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब तनुता में अगर परिवर्तन करते हैं तो क्या परिवर्तित होता, वॉल्यूम, और वॉल्यूम परिवर्तित होगा तो मोलरता परिवर्तित हो जाएगी। जबकि मोल्स की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए देखिए नीचे, हाँ, तुम तनुता की बात कर रहे थे। तनुता में वृद्धि करने से, तनुता में वृद्धि करने से, वृद्धि करने से, तनुता में वृद्धि करने से मतलब जल मिला दिया जाए, जल मिलाने से, मिलाने से। तो तनुता में वृद्धि करें या जल मिला दें तो क्या बढ़ेगा, आयतन में वृद्धि होती है। भाई जब आप जल मिला देंगे तो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, आयतन में वृद्धि। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो मोलरता बराबर N/V है। तो आयतन में जब वृद्धि होगी तो मोलरता घटेगी। मोलरता घटती है। अच्छा, उसका रेशियो का होगा, रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेशियो में मोलरता घटेगी। और मोल्स की संख्या परिवर्तित रहेगी, ये बढ़ा ये घटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। N में कोई परिवर्तन नहीं, N में कोई परिवर्तन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे
एक हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी विलयन की मोलरता मान लीजिए 2 है, या चलिए 4 कर देते हैं, और उस विलयन का आयतन 2 लीटर हमने कर दिया। एक सॉल्यूशन हमने लिया जिसकी मोलरता 4 और वॉल्यूम 2 लीटर। अब हमने क्या काम किया, इस 2 लीटर के सॉल्यूशन में हमने 2 लीटर और पानी डाल दिया, तो वॉल्यूम हो गया 4 लीटर। वॉल्यूम हो जाएगा 4 लीटर। वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घटेगी उसी रेशियो में। जैसे ये कितने टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स कम होगा। तो 2 टाइम्स कम होने का मतलब ये हो जाएगा 2। आपने वॉल्यूम को बढ़ाया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो मोलरता घटी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, उसी रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जब m देखते हैं, m जो m इंटू वी है, m इंटू वी, तो m के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। कैसे, यहां पर जब m निकालते हैं n, तो m इंटू वी, तो m इंटू वी जब देखते हैं तो m तो 4 है और v है 2, तो 4 2 जा हो जाता है 8। और यहां पर जब n निकालते हैं तो 2 4 जा हो जाता है 8। इसका मतलब मोल्स की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। अब यहां पर वही एक इक्वेशन बनती, कैसे, पहले सॉल्यूशन की मोलरता m1, वॉल्यूम उसका v1, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया v2, तो मोलरता हो जाएगी m2। और आप देख रहे हैं यहां पर 4 इंटू 2 यानी m1 v1, और यहां पर देख रहे हैं 2 इंटू 4 m2 v2 के इक्वल है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन इक्वेशन। इसी को कहते हैं तनुता समीकरण, डाइल्यूशन इक्वेशन। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब इसी पर यह सवाल है कि अगर किसी विलयन की मोलरता 4 थी और उसका आयतन 2 था, और अगर उसका आयतन 4 लीटर कर दिया जाए तो मोलरता कितनी हो जाएगी, तो m2 निकाल लेंगे। कैसे, m1 v1 और इसके नीचे v2 चला जाएगा, तो इस तरीके से मोलरता आपकी निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं मोलरता का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरता का निरूपण, मोलरता का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरता का निरूपण। तो जैसे हमने लिख दिया मोलर विलयन, मोलर विलयन, मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसकी मोलरता होती है 1, उसको हम कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। 1 m का मतलब मोलरिटी, जिस विलयन की मोलरता 1 होती है उसको हम कहते हैं मोलर विलयन। अब हमने दूसरा लिख दिया m/2। m/2 का मतलब कि विलयन की मोलरता है 1/2, विलयन की मोलरता 1/2, तो 1/2 को हम कहते हैं हाफ, उसी को हम कहते हैं सेमी मोलर विलयन। सेमी मोलर विलयन,
सेमी, तो ये आया SEMI। सेमी का मतलब होता हाफ। कहां से? जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तो ये वहां से लिया गया है। सेमी का मतलब हाफ। m/2 तो लिख सकते हो 1/2 इंटू 1m। तो यहां से देखिए 1/2 हो गया सेमी यानी हाफ, और 1m का मतलब मोलर विलियन। तो जिस विलियन की मोलरता होगी 1/2 उसको कहेंगे सेमी मोलर विलियन। अब इसके बाद बात करते हैं m/10, तो इसको कहते हैं डेसी मोलर विलियन। डेसी मोलर विलियन यानी जिस विलियन की मोलरता होगी 1/10 उसको कहेंगे डेसी मोलर विलियन। कैसे? जैसे कहते हो कि 1 डेसी मीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 मीटर। वैसे 1 डेसी मोलर सॉल्यूशन इक्वल टू 1/10 मोलर सॉल्यूशन। जैसे आप कहते हो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, वैसे 1 डेसी मोलर सॉल्यूशन, 1 डेसी मोलर सॉल्यूशन इक्वल टू 1/10 मोलर सॉल्यूशन। अब इसी के बाद m/100, m/100, m/100 डेसी के बाद सेंटी आता है। इसको सेंटी मोलर विलियन कहते हैं। सेमी नहीं, सेंटी मोलर विलियन। सेंटी मोलर इसलिए जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, वैसे 1 सेंटीमोलर सॉल्यूशन इक्वल टू 1/100 मोलर सॉल्यूशन। और इसके बाद जैसे आपका आ गया m/1000, तो इसको मिली मोलर कह देंगे, मिली मोलर विलियन, मिली मोलर विलियन। वही चीज जैसे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, तो उसी तरीके से 1 मिली मोलर विलियन इक्वल टू 1/1000 मोलर विलियन। तो ये थे मोलरता का निरूपण। अब हम बात करने जा रहे हैं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध। तो जब संबंध की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक फार्मूला बनाना है जिसमें वो चीज़ें आए, जैसे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर आवे और मोलरता दोनों आवे, यानी एक ऐसा इक्वेशन बनाना या एक ऐसा फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए मोलरता के सूत्र से स्टार्टिंग करते हैं। तो मोलरता का सूत्र बताए हैं स्मॉल n बाई वी, n नंबर ऑफ मोल्स, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और n अपना w बाई m डैश है।
W वेट और M डैश है मॉलिक्यूलर वेट और V आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ से ये जो W है ये रहता है ग्राम में और वॉल्यूम रहती है लीटर में, तो यहाँ पर ये ग्राम पर लीटर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, M इंटू M डैश इक्वल टू W अपान V। W आपका ग्राम में और V आपका लीटर में। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल गया, ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम पर लीटर यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर मोलरता M और इंटू M डैश का मतलब मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार। अणु भार ये निकल गया संबंध ए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ऐसा ही संबंध निकलेगा जब हम सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि के बारे में बात करेंगे, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, तो वहाँ भी निकलेगा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता और जहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है वहाँ पर रहेगा इक्विवेलेंट वेट, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। वहाँ हम सपोज करेंगे बी, तब ए और बी में हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये तो सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि थी। पहली हमने बताई थी ग्राम प्रति लीटर और दूसरी बताई हमने मोलरता। अब हम सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम जिक्र अगले लेक्चर में करेंगे। और जिन बच्चों को मोलरता से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट बॉक्स में अपना न्यूमेरिकल लिखकर भेजें, उसको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट को लिखें।